अफ्रीका से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद 8 जजीरों पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे खूबसूरत साहिलों की आगोश में छुपा ये कैनरी आइलैंड्स है, जहाँ कदीम यूनानी तहजीब अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। दुनिया भर के सयाहों की निगाहों का मरकज बने रहने वाले कैनरी आइलैंड्स पर अब मौत का खतरनाक खूनी खेल खेला जा रहा है। The number of migrants who've made it to the Canaries is at an all-time high. So too is the number Several of North those who African died migrants have attempting died to cross trying it. to reach Spain's Canary Islands. Where are you from? Pakistan. Pakistan. ये खूनी खेल कौन खेल रहा है, कैसे खेला जा रहा है और इसके पीछे छुपी असल कहानी क्या है, ये सब जानने से पहले प्रवास को सब्सक्राइब कर लें। बाहर जाकर कमाना ये हर पाकिस्तानी का सिर्फ ख्वाब ही नहीं बल्कि मजबूरी बन गया मुल्क है। में अक्टूबर में महंगाई की शरह 11 और महंगाई का जिन बेकाबू पेट्रोल महंगा कर दिया है। एक बंदा तुम्हारा है ना मजदूर। और इसी मजबूरी के तहत हर साल लाखों पाकिस्तानी यूरोप और दीगर ममालिक का रुख कर रहे हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद फैमिलीज की भी है। ये सिर्फ वो तादाद है जो लीगल तरीके से गई, मगर उनसे कई गुना ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिन्होंने एजेंट्स के हत्थे चढ़कर गैर कानूनी रास्तों से बाहर जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश की। और फिर दूसरी जो अहम रीज़न वो मुल्क के अंदर ऑफ कोर्स बेरोज़गारी, जैसे जिक्र किया, वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है, माशरे में वो लाकानूनियत और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को मजबूर करती हैं उस पर बाहर जाने के लिए। इन्हीं तारकीन वतन पर मुश्तमिल एक कश्ती 2 जनवरी 2025 को नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के एक मुल्क मॉरिटेनिया से चलती है। इसमें तकरीबन 86 लोग मौजूद थे, जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह छोटी सी बोट में ठूस दिया गया था। इनमें ना सिर्फ नौजवान बल्कि औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इन तमाम लोगों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था, मगर मंजिल सबकी एक थी, तेज रोशनियों से झिलमिलाता चमकता दमकता यूरोप। जब से लीबिया और दीगर रास्ते गैर कानूनी सफर करने वालों के लिए खतरा बने हैं, तब से एक नया रूट चुन लिया गया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि यूनानी समंदर में तारकीन वतन की मुसलसल डूबती कश्तियां देखते हुए इस सब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। बढ़े आपको बताया, लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की यमन के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूबने से जिंदगी की तलाश मौत की आगोश में ले गई। यूनान कश्ती हादसे में ऐसे सफर से गुरेज किया जाए जहां हर कदम पर मौत की आहटें सुनाई देती हैं, मगर हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। लोग रुके नहीं और धड़ाधड़ कश्तियों में बैठकर दुनिया के खतरनाक तरीन रूट्स में से एक का इंतखाब करके इस खूनी सफर पर चल पड़े। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपको कोई कश्ती में बिठाकर डंकी लगाता है और फिर डंकी में क्या होता है, 500 लोग जाते हैं, उसमें से 20 लोग बचते हैं। वो जो 20 लोग बचे थे वो सक्सेस स्टोरीज बन जाती है आपकी, और उससे फिर 20,000 लोगों और आप जो है मोटिवेट कर रहे होते हैं। यूनानी समुद्री सफर पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अफ्रीका के कोस्ट से दूर समंदर के बीच ये छोटी छोटी वुडन और प्लास्टिक की बोट्स चलती हैं, जिनमें तारकीन वतन बैठे होते हैं। ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के ममालिक से आते हैं। हर साल हज़ारों लोग इस सफ़र में अपनी जान गंवा देते हैं। सिर्फ 2024 में 10,500 से ज़्यादा तारकीन वतन समंदर में मारे गए या गायब हो गए। इनमें से 9,500 से ज़्यादा अमवात सिर्फ एक रूट पर हुई, जो कैनरी आइलैंड्स जाता है। ये नंबर पिछले साल से 58% ज़्यादा है और इसी वजह से इसे अब दुनिया का सबसे डेडलीस्ट माइग्रेशन रूट कहा जाता है। इस सफ़र का दौरानिया तकरीबन 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होता है और इसको क्रॉस करते हुए लोग अक्सर 10 से 15 दिन तक समंदर के बीचों बीच फंसे रहते हैं। न खाने को खुराक होती है, न पीने को साफ़ पानी, और अगर किसी मुसाफिर को एमरजेंसी में फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ जाए तो इन कश्तियों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जो किसी इंसान की जान बचा सके। यूँ अक्सर लोग तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं।
اور ان کی لاشیں بڑی ہی بے رحمی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دی جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا 2 جنوری کو موریٹینیا سے چلنے والی اس کشتی میں بیٹھے مسافروں کے ساتھ۔ جب کشتی کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد کینیڈی آئلینڈز پہنچی تو اس میں موجود مسافروں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہیں اس کشتی میں ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی بھوک سے بے حال بیٹے کو نم آنکھوں سے تک رہی تھی۔ خود وہ تیز بخار میں جل رہی تھی، مگر یہاں دوائیاں تو دور، پینے کا پانی تک نہ تھا۔ اوپر سے کشتی مالکان کا سخت رویہ اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ ماں بیٹے کو بھوک سے بے حال بلکتا نہ دیکھ سکی اور کشتی کے مالک سے کچھ کھانے کو مانگ بیٹھی، جس پر اس نے غصے سے اس کے بیٹے کی پسلی پر پاؤں سے زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ بھوک سے بے حال بیٹا اپنا بچاؤ بھی نہ کر پایا اور سیدھا سمندر کی تیز لہروں کی نظر ہو گیا۔ بہت سے لوگ اس کو بڑے اچھے سے جانتے ہوں گے کہ سفر کے دوران ان لوگوں کا رویہ کس درجہ سنگدلانہ ہوتا ہے۔ وہ بیچاری ماں گھنٹوں روتی رہی، مگر کسی کو اس پر رحم نہ آیا۔ نہ جانے یہ اس کی آہیں تھی یا سمندر کا غضب کہ ایک دم سے کشتی ڈولنے لگی۔ کئی فٹ اونچی لہروں نے کشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسافر چلانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے 86 لوگوں سے بھری پوری کشتی الٹ گئی۔ جنہیں تیرنا آتا تھا وہ تو تیر کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور باقی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اسپینش اور موروکن اتھارٹیز کو اس ڈوبتی کشتی کی اطلاع ملی، انہوں نے فوراً سے ریسکیو ٹیمز کینیڈی آئلینڈز کی طرف روانہ کی۔ سمندر کی تند و تیز لہروں کے بیچ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا، مگر 86 تارکین وطن میں سے صرف 36 لوگوں کو ہی بچایا جا سکا۔ باقی کے 50 لوگ سمندر کی تہہ میں دب گئے۔ ان میں سے بھی چند ایک کی ہی لاش مل سکی۔ ان ڈوب جانے والے 50 لوگوں میں سے 44 تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ملک کی خراب ہوتی معاشی حالت سے تنگ آ کر اس کشتی میں بیٹھے تھے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ کینیڈی آئلینڈز پر تارکین وطن کی کوئی کشتی ڈوبی ہو، بلکہ کامیناندو فرنٹیراز جو کہ ایک NGO ہے، اپنی ایک رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ 2024 کے دوران یورپ جانے کی کوشش میں اس روٹ پر روزانہ تقریباً 30 لوگوں کی موت ہو رہی تھی۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ان فیملیز کا دکھ ہے جو اپنے بیٹے یا بھائی کو بھیجتے ہیں ایک بہتر زندگی کے لیے، اور پھر ان کی لاش بھی کبھی واپس نہیں ملتی۔ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں، ایک نیا ٹرینڈ جاری ہے۔ گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ اور گجرات جیسے شہروں میں جوان لڑکے یورپ جانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ جاب اپرچونیٹیز کم ہیں، گھر کا خرچہ بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر کسی طرح ایک بار اسپین پہنچ گئے تو زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہاں ہر گلی میں ایک ایجنٹ ملتا ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسپین یا اٹلی پہنچا دے گا۔ یہ ایجنٹس کہتے ہیں کہ فلائٹ کے ٹکٹ اور ویزا کا مسئلہ ان کا ذمہ ہے، لیکن اصل کہانی اتنی سمپل نہیں ہوتی۔ جی گارنٹیڈ جب بھی آپ ورڈ یوز کریں نا کسی کے لیے بھی، دیکھیں کوئی بھی کسی کا بھی ماما چاچا بھتیجا نہیں ہے ایمبیسی کے اندر، نہ ہی وہ کوئی منسٹر ہے، نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو ویزا نکال کے دے دے۔ تو یہ جو عام آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نا جیسے دبئی کا ویزا آتا تھا پہلے، اب تو وہ بھی چینج ہو گیا ہے، اب تو آپ کو اس کو بھی بڑا پروسیس جو ہے نا فالو کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات۔ لیکن اگر آپ کو کوئی یورپ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا خود سے لگا کر دے رہا ہے تو وہ تو بالکل ہی چھوٹ ہے، اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ کل کو آپ کو جو ہے نا وہ آگے جا کر بارڈرز کے اوپر بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایک فیملی اپنا زیور بیچتی ہے، زمین گروی رکھتی ہے، قرض اٹھاتی ہے، صرف اس امید میں کہ ان کا بیٹا یورپ کا پاسپورٹ لے آئے گا، وہاں سے پیسہ بھیجنا شروع کرے گا۔ یہ ڈیسپریشن ایجنٹس کے لیے ایک بڑا بزنس بن چکا ہے۔ 2023 تک پاکستانی مائیگرنٹس کا کینیڈی آئلینڈ روٹ پر نمبر بہت کم تھا۔ صرف 4 پاکستانی مائیگرنٹس اسپین کے کینیڈی آئلینڈز پہنچے تھے، لیکن 2024 میں یہ فگر بڑھ کر 91 ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی گنتی سننے میں شاید کم لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا الیگل روٹ پاکستانی کمیونٹیز کے لیے کھل گیا ہے۔ اس سے پہلے لوگ زیادہ تر ترکی سے یورپ آنے کی کوشش کرتے تھے یا پھر لیبیا، اٹلی روٹ یوز کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان روٹس پر کریک ڈاؤن ہوا،
माफियाज ने पाकिस्तानी यूथ को कैनरी आइलैंड्स के अटलांटिक रूट पर धकेला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रूट मेडिटेरेनियन से कई गुना ज़्यादा डेंजरस है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के शहर से एक बंदा स्पेन के कैनरी आइलैंड्स तक कैसे पहुंचता है। इसका जवाब एक बड़े डेंजरस स्मगलिंग नेटवर्क में छुपा है। ये नेटवर्क एक प्रॉपर चेन की तरह काम करता है, जहां हर मुल्क में एक अलग एजेंट होता है जो अगली मंजिल तक गाइड करता है। सफ़र शुरू होता है पाकिस्तान से। एजेंट सबसे पहले बंदे को एक फॉरेन टिकट दिलाता है, आमतौर पर दुबई, टर्की या इथोपिया तक। वहाँ से अगला लिंक संभालता है और माइग्रेंट्स को वेस्ट अफ्रीका भेजता है, जैसे सेनेगल या मॉरिटेनिया जैसे ममालिक। ये मुल्क माइग्रेंट्स के लिए एक स्टेजिंग पॉइंट होते हैं, मतलब यहाँ उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर समंदरी सफ़र पर भेजने की तैयारी शुरू होती है। इस सफ़र की टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। माइग्रेंट्स को हर स्टेज पर पैसा देना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी को स्पेन तक पहुंचने के लिए 7,000 से 16,000 यूरोस तक चार्ज किया जाता है। ये पैसा एक एजेंट के पास नहीं जाता, बल्कि चेन ऑफ स्मगलर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इलीगल इमिग्रेशन जो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक काम है। जो फेक एजेंट होते हैं, जो गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, वो लोगों को बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं और बहुत छोटी कॉस्ट में दिखाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी ये ख़र्चा आ रहा है, ये ख़र्चा आ रहा है, ये ख़र्चा आ रहा है। तो अब जिसने एक दफ़ा चंद लाख रुपए खर्च कर दिए, वो कहता है अब चंद हज़ार की तो बात है, मैं दे दूँ, मैं यूरोप चला जाऊँगा, मेरे बीवी बच्चों का, मेरे माँ बाप का जो है मुस्तक़बिल अच्छा हो जाएगा। लोग बड़ी बड़ी सोचें रखते हैं कि मैं जाऊँगा, अपने भाई को भी बुला लूँगा, बहन को भी बुला लूँगा, हम एक प्रॉस्पर फैमिली हो जाएंगे। जबकि हकीकतन ऐसा नहीं होता। उनका जो फाइनेंशियल बजट जो उन्होंने बनाया होता है, या सो कॉल्ड एजेंट ने जो उनको बजट बताया होता है, वो बजट फ्रीक्वेंटली जो है वो बढ़ता चला जाता है और वो कर्ज भी ले लेते हैं। और फिर वहाँ जाके अगर उनके साथ कोई सानहा हो जाए तो आप खुद सोचें कि उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरती होगी कि वो कर्ज भी वापस करना है, बंदा भी जो है वो जेल में है, या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई है। तो ये तो इरिकवरेबल लॉसेस हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं। किसी को वीज़ा अरेंज करने का हिस्सा मिलता है, किसी को फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का, और सबसे ज़्यादा हिस्सा उनको मिलता है जो समंदर पर बोट चलाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये पूरा माफिया सिस्टम बन चुका है, जहां हर एजेंट अपने अगले वाले एजेंट से लिंक्ड होता है। मतलब अगर एक बंदा पाकिस्तान से निकल गया तो उसका सफ़र उनके हाथों में लॉक हो जाता है। ना उसके पास पासपोर्ट होता है, ना पैसा। मुख्तलिफ सेफ हाउसेस में माइग्रेंट्स को बंद करके रखा जाता है। खाना और पानी उनके लिए बहुत लिमिटेड होता है, और जब तक उनका ग्रुप पूरा नहीं होता तब तक बोट लॉन्च नहीं होती। ये नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि हर स्टेज पर सफ़र करने वाले इनके रहमो करम पर होते हैं। जो लोग इनसे बच निकलते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ज़्यादातर माइग्रेंट्स इस डेंजरस जर्नी को मजबूरी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान से निकलने के बाद जब बंदा अफ्रीका पहुंचता है, तब असल कहानी स्टार्ट होती है। सेनेगल, मॉरिटेनिया और मोरक्को जैसे मुल्क माइग्रेंट्स के लिए एक वेटिंग रूम बन चुके हैं। यहाँ पर उनको सेफ हाउसेस में रखा जाता है, और ये सेफ हाउसेस असल में सेफ नहीं होते, बल्कि बंद कमरे होते हैं जहाँ 30 से 40 लोगों को ठूस दिया जाता है। ना प्रॉपर खाना मिलता है, ना पानी, और ना ही कोई सेहत की फैसिलिटी। NGOs की रिपोर्ट से पता चलता है कि इन सेफ हाउसेस में लोगों को दिनों तक बंद कर दिया जाता है। ना उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं कि वो घर वालों से कोई कांटेक्ट कर सकें। जब तक स्मगलर्स को अगला बोट का सिग्नल नहीं मिलता, माइग्रेंट्स को यहाँ इसी हालत में रखा जाता है। और ये स्टे कुछ दिन का नहीं, कभी कभी महीनों तक लंबा हो जाता है। सेनेगल और मॉरिटेनिया के कोस्टल टाउन इस नेटवर्क का सेंटर है। वहाँ से वुडन फिशिंग बोट्स या फिर ओवरक्राउडेड इन्फ्लेटेबल बोट्स समंदर के लिए रेडी की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स इसी वक्त पैनिक करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आती है कि समंदर का सफ़र इतना सिंपल नहीं है। लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकते। पैसा ऑलरेडी एजेंट के पास चला गया है और पासपोर्ट उनके कब्जे में है। एक और शॉकिंग चीज़ ये है कि इन सेफ हाउसेस में माइग्रेंट्स के साथ अक्सर मारपीट भी होती है। अगर कोई बंदा पैसा लेट देता है या वापस जाना चाहता है तो उसको टॉर्चर करके फैमिली से और पैसा मंगवाया जाता है। ये बेसिकली एक ब्लैकमेल सिस्टम होता है जो माफियाज को और पावरफुल बनाता है। और फिर एक दिन अचानक स्मगलर्स कहते हैं, तैयार हो जाओ, आज रात बोट निकल रही है। माइग्रेंट्स बगैर सोचे समंदर के सबसे ख़तरनाक सफ़र पर निकल पड़ते हैं, अटलांटिक ओशियन की क्रॉसिंग। मॉरिटेनिया की सरहदें
वेस्ट से अटलांटिक ओशियन से जा मिलती हैं, जहाँ से आगे कैनरी आइलैंड्स और फिर वहाँ से आगे यूरोप है। माइग्रेंट्स अफ्रीका के कोस्टल टाउन से कैनरी आइलैंड्स की तरफ निकलते हैं। अटलांटिक ओशियन दुनिया के सबसे डेंजरस ओशियंस में से एक है। यहाँ तूफान, हाई वेव्स और अनप्रिडिक्टेबल वेदर हमेशा एक रिस्क बना रहता है। माइग्रेंट्स को जब बोट में बिठाया जाता है, उनके पास ना तो प्रॉपर लाइफ जैकेट्स होती हैं और ना ही सेफ्टी का कोई सिस्टम। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर कर बैठते हैं। जगह इतनी टाइट होती है कि उनके लिए हिलना भी मुश्किल होता है। और रात को समंदर की अंधेरी लहरों में सिर्फ हवा की आवाज़ और बोट का हिलना ही सुनाई देता है। कई दफ़ा इन बोट्स के इंजन ख़राब हो जाते हैं या फ्यूल ख़त्म हो जाता है और फिर ये बोट्स समंदर में ही भटकती रहती हैं। बहुत ही कम बोट्स ऐसी हैं जो साहिल तक पहुंच पाती हैं। ज़्यादातर बोट्स पानी में लापता हो जाती हैं। 2023 में एक बोट जो पाकिस्तान से निकलकर अफ्रीका तक आई थी, उसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी माइग्रेंट्स थे। बोट 14 दिन तक अटलांटिक में चलती रही और आखिर में 60 लोग मारे गए। बाकी बच जाने वाले लोग जब रेस्क्यू टीम्स को मिले तो उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। इस तरह बहुत सी बोट हैं जो कभी कैनरी आइलैंड्स तक नहीं पहुंचती। या तो वो अटलांटिक के तूफ़ानों में डूब जाती हैं या फिर अफ्रीका के कोस्ट से ही लापता हो जाती हैं। यूएन के हिसाब से हर साल हज़ारों माइग्रेंट्स इस डेंजरस रूट में मारे जाते हैं। ये रूट अब एक ग्रेवयार्ड एट सी बन चुका है, जहाँ लोगों के ख्वाब भी डूब जाते हैं और उनकी ज़िंदगी भी। सबसे पेनफुल बात यह है कि फैमिलीज़ पाकिस्तान में घर बैठे अपने बच्चों के फ़ोन का इंतज़ार करती हैं, लेकिन कभी कभी वो कॉल कभी नहीं आती। सिर्फ एक खबर मिलती है कि बोट समंदर में गायब हो गई। अब भी बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपने प्यारों की वापसी की राह देख रहे हैं। कई माएँ 2-3 साल से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं। कई बीवियाँ अपने शौहरों की तस्वीर देखती रहती हैं और कई बच्चे अपने वालिद का चेहरा सिर्फ तस्वीर में ही देखकर बड़े हो रहे हैं। इन लापता लोगों की लिस्ट यूएन और स्पेन के रिकॉर्ड्स में तो मिलती है, लेकिन उनकी लाशें कभी घर नहीं पहुंचती। बहुत सी फैमिलीज़ को कभी ये भी पता नहीं चलता कि उनका प्यारा मरा भी है या जिंदा है। अटलांटिक की लहरों ने उसे निगल लिया या वो किसी मुल्क की तंग और तारीक जेल में कैद है। इसी वजह से ये दर्द और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि उनकी ना तो कब्र होती है ना कफन। हर साल पंजाब के गाँव में आपको ऐसे घर मिलेंगे जहाँ लोग कहते हैं वो स्पेन गया था कैनरी आइलैंड्स के रास्ते, फिर उसका पता नहीं चला। उन फैमिलीज़ ने अपने घर, जेवर, ज़मीन सब बेचकर अपने प्यारों को भेजा था, लेकिन उन्हें वापस सिर्फ इंतज़ार मिला या फिर कभी कभी एक फ़ोन कॉल किसी NGO से जो कहती है जी उनकी बोट समंदर में डूब गई। अगर कोई बच बचाकर अटलांटिक ओशियन के इस खौफनाक सफ़र के बाद कैनरी आइलैंड्स तक पहुंचता भी है, एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि हाँ शायद अब ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन असल में यहाँ से एक नई स्ट्रगल शुरू होती है। स्पेन के कैनरी आइलैंड्स माइग्रेंट का पहला स्टॉप होते हैं, जहाँ उन्हें रेस्क्यू करके कैंप्स या डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। ये कैंप्स ज़्यादातर ओवर क्राउडेड होते हैं। छोटे से कमरे में 200 से 300 लोग एक साथ रहते हैं। माइग्रेंट्स के पास ना प्रॉपर खाना होता है, ना हेल्थ फैसिलिटीज़, और सबसे बड़ी बात कि उनका लीगल स्टेटस क्लियर नहीं होता। कई लोग महीनों तक कैंप्स में वेट करते रहते हैं कि स्पेन की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उन्हें रहने की इजाज़त मिलेगी या डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में पाकिस्तानीज़ को डिपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनका असाइलम क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता। जिन लोगों की किस्मत थोड़ी बेहतर होती है वो मेनलैंड स्पेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका हाल आसान नहीं होता। वो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, मतलब ना उनके पास काम करने की इजाज़त है ना हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कोई कंपनी उन्हें काम पर रखती भी है तो वो इलीगल या लो पेड जॉब्स होती हैं, जैसे खेतों में काम करना, कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करना या किसी रेस्टोरेंट में अंडर पेड जॉब। बहुत से लोग तो सड़कों पर भीख मांगने लगते हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस यूरोप को उन्होंने जन्नत समझा था वो असल में उनके लिए एक और कैद खाना बन जाता है। स्पेन की मीडिया और लोकल लोग भी अक्सर माइग्रेंट्स को सिर्फ एक बर्डन समझते हैं। उनकी आंखों में एक पाकिस्तानी सिर्फ एक इलीगल इमिग्रेंट होता है जो उनकी इकोनॉमी पर बोझ डाल रहा है।
اور جب مائیگرینٹس کسی کرائم میں پھنس جاتے ہیں تو پوری کمیونٹی کی بدنامی ہو جاتی ہے. یعنی جو لوگ اپنی جان رسک میں ڈال کر سمندر کراس کرتے ہیں وہ یورپ کی زندگی میں بھی پھنس جاتے ہیں, بنا آئیڈینٹی کے, بنا حقوق کے اور بنا کسی مستقبل کے. کینری آئیلینڈز کا یہ مائیگرینٹ کرائسس صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. جب بھی ایک بوٹ ڈوبتی ہے اور 100-200 لوگ سمندر میں لاپتہ ہو جاتے ہیں تو دنیا بھر کے نیوز چینلز اسے ہیڈ لائن بناتے ہیں. CNN, BBC, الجزیرہ, DW سب اسے کور کرتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کوریج کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اکثر مائیگرینٹس کی کہانیوں کو ہائی لائٹ تو کرتی ہے, لیکن ان رپورٹس کا زیادہ پریشر اسپین کی گورنمنٹ پہ پڑتا ہے, پاکستان پر نہیں. اسپین کو EU کی طرف سے فنڈز ملتے ہیں تاکہ وہ مائیگرینٹس کو روکے, کیمپس چلائے اور ڈیپورٹیشنز مینیج کرے. مطلب یہ کہ یورپ اپنے بارڈرز سیکیور کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے, لیکن وہ پیسہ مائیگرینٹس کی مدد کے بجائے انہیں کنٹرول کرنے پر لگتا ہے. یہاں NGOs کا رول سمجھنا بہت ضروری ہے. آرگنائزیشنز جیسے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM یا ریڈ کراس سمندر میں ریسکیو آپریشنز کراتی ہیں, مسنگ مائیگرینٹس کی لسٹ بناتی ہیں اور کبھی کبھی فیملیز کو ان کے پیاروں کی انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن NGOs بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس ریسورسز کم ہوتی ہیں اور گورنمنٹس اکثر ان کی بات اگنور کرتی ہے. جب بھی کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جیسے 2023 میں جب ایک بوٹ گریس کے پاس ڈوبی تھی جس میں بہت سے پاکستانی شہید ہوئے, تب کچھ دن کے لیے آفیشلز ٹی وی پر آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے یا پھر ہماری ایمبیسیز کانٹیکٹ میں ہیں, لیکن اصل میں گراؤنڈ روٹ پر کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا جاتا. نہ ہیومن اسمگلرز کے نیٹ ورک توڑے جاتے ہیں, نہ ہی ان فیملیز کو پراپر سپورٹ ملتا ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا. میڈیا نے ڈیفینیٹلی رول ادا کیا ہے, بدقسمتی سے اس کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے, جیسے کشتی آپ یونان میں دیکھیں, وہ کشتی کا واقعہ ہوا, امیجیٹلی میڈیا نے پورے اچھال دیا, لیکن اس کے بعد امیجیٹلی نئے ایشو کریٹ ہو گیا اور وہ چلے گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیوٹی ضروری ہے, میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, لیکن میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو کنٹینیوٹی رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس رہے. یہی وجہ ہے کہ NGOs اور میڈیا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سورس کنٹریز جیسے پاکستان یا افریقہ کے ممالک اس مسئلے کو سیریسلی نہیں لیتے, تب تک یہ چین رکنے والی نہیں ہے. ہر سال نئے لوگ مریں گے, نئے گھر برباد ہوں گے اور نئی ہیڈ لائنز بنیں گی. یعنی میڈیا اور NGOs آواز تو اٹھاتے ہیں, مگر اصلی ذمہ داری گورنمنٹس کی ہے, اور وہ ذمہ داری ابھی تک اٹھائی نہیں گئی. پنجاب, گجرات, منڈی بہاؤالدین, سیالکوٹ, گجراوالا یہ ریجنز اسمگلنگ کے سب سے بڑے ہب بن چکے ہیں. یہاں پروفیشنل ایجنٹس لوگوں سے 10-20 لاکھ روپے لے کر ان کے لیے یورپ کا پیکیج بناتے ہیں. پیکیج کے اندر ہوتا ہے فیک ویزا, فیک ڈاکیومنٹس اور ایک خطرناک سی روٹ, اور یوں یہ گندا دھندا چلتا رہتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے پیٹ ہیں جو اس گندے دھندے کے ذریعے بڑھتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ امیگریشن سپنا نہیں, ذمہ داری ہے, اور سپنا اگر صحیح راستے سے دیکھا جائے تو ہر ملک کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. اور یوں یہ گندا دھندا چلتا رہتا ہے. اگر آپ بھی ان راہوں کے مسافر رہ چکے ہیں تو اپنی کہانی پرواز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. پرواز بنے گا آپ کی آواز. پرواز, اڑنے دو. سفر نیا, خواب ہے روشن, دل کا جنون ہے, راستہ گلشن.